अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी बजट शीट किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से हम यह चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी है या नहीं है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे हैं हाउ टू सेलेक्ट अ वायबल प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ट्रैक करते हैं उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से क्या वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। हम एक सनी भाई की एक रिकमेंडेशन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू स्टे बिलो द रेंज ऑफ 400 रुपीज। किस तरीके से उसके बाद हमने बजटिंग करनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड की जाती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं की जाती हैं, और कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। जल्दी से चलते हैं हमारी एक शीट की तरफ जो हमारी टीम ने रेडी की है सिर्फ आप लोगों के लिए। चलिए जी, आप लोग को ये तो नजर आ रहा होगा। अब आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये देखिए हमारी ये ट्रैक रिपोर्ट बनी हुई है। कोई एक प्रोडक्ट है जो कि डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, उसका यहाँ पे बताया गया है कि रैंक क्या है। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त करंट रैंक क्या था। उसके बाद रैंक चेंज की बात हुई है। टोटल एज क्या है लिस्टिंग की। रिव्यू काउंट कितना बढ़ता गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट डे की इन्वेंट्री कितनी है, सेकंड डे की इन्वेंट्री, थर्ड डे की इन्वेंट्री, इस तरीके से 6 दिन तक हमने इन्वेंट्री इन्वेंट्री ट्रैक की है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेल्स कितनी है। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। फिर हमने थोड़ा सा मैं आप लोगों को वापस ब्रीफ कर देता हूँ रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि करंटली इस प्रोडक्ट का 6 दिन जो हमने ट्रैक किया है तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रही है। सिमिलरली अगर आप देखें कि सेकंड वाली लिस्टिंग के ऊपर सेकंड जो हमने प्रोडक्ट ट्रैक की है वो 2 से स्टार्ट हुई थी लेकिन 3 पे भी गई, थर्ड रैंक के ऊपर भी थी, उसके बाद नेक्स्ट डे भी थर्ड के ऊपर थी, फिर वापस सेकंड पे भी आई, फिर थर्ड पे रही, फिर थर्ड पे रही। इस हम ये एनालाइज क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि ये लिस्टिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट कहाँ कहाँ हो रही है, कितना फ्लक्चुएट हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये वाली लिस्टिंग को देखते हैं तो ये 14 पे थी, फिर 10 पर आई, फिर वापस 10 पे रही, बैक 13 पे चले गई, फिर वापस 10 पर आई, फिर 10 पर आई। तो ये फ्लक्चुएशन चेक करना है। अच्छा, इससे हमें घबराना नहीं है, लिटरली नहीं घबराना है, क्योंकि हमें इससे बस अंदाजा हो रहा है कि भाई प्रोडक्ट जो है ना वो आगे पीछे कहाँ कहाँ हो सकती है और फिर भी उसको क्या सेल्स आ रही हैं। हमने उसके बाद क्या किया, हमने सेल्स निकाली प्रोडक्ट की आप लोग के सामने। पहली जो लिस्टिंग है उसको यहाँ पे अगर आप देखें, उसकी डे वन की इन्वेंट्री 7 थी लेकिन डे टू की 297 हो गई। मतलब अगर देखा जाए, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, हुआ ये है कि इसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 289 का स्कोर आ रहा होगा। आप लोग को और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 289 का स्कोर आ रहा है, माइनस का मींस उस दिन इन्वेंट्री चेंज हुई है। इससे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इससे मसला ये होगा कि हमारी पूरी ट्रैक रिपोर्ट के डाटा खराब हो जाएगा, तो हम सिंपली इसको जीरो कर देंगे। नाउ विल सी कि क्या प्रोग्रेस है। हमने डेली सेल्स निकाल ली, डेली सेल्स का एवरेज निकाल लिया, इनका एवरेज निकाला, टोटल टॉप 10 सेलर्स का डे वन का एवरेज निकाला। हमारे सामने आ गया कि 11 यूनिट्स पर डे ऑन एन एवरेज सेल हुए। इसी तरीके से हमने डे टू का किया, डे थ्री का किया, डे फोर, डे फाइव। अच्छा, इसमें हमने एनालाइज किया कि जो सेकंड सेलर है, ये वाला सेलर है, ये सबसे ज्यादा यूनिट सेल कर रहा है, मींस कि दिस इज आवर मेन कंपटीशन। हमने ये देखा कि चले भाई इसके रिव्यूज भी सबसे ज्यादा है, इन सब में इसके रिव्यूज भी सबसे ज्यादा है। 366 फिर इसके 377 भी हुए, 383 भी हुए, 397 भी हुए, 402 हो गए। मतलब दिस इज द एक्चुअल कॉम्पिटिटर। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ मैं पुराने टॉपिक के ऊपर। हमने ये देखा कि भाई टॉप 10 सेलर्स का 6 डे एवरेज क्या है। हमने कुछ किया नहीं है ज्यादा, हमने वही चीज की है, एवरेज निकाला है इसके अंदर हमने। 6 दिन का एवरेज निकाल लिया, हमें पता चल गया कि भाई 14.2 यूनिट्स पर डे ऑन एन एवरेज टॉप 10 सेलर्स 5 डेज तक, 6 डेज तक, एक्चुअली 6 डेज तक कितना ऑन एन एवरेज सेल कर रहे हैं। ये नंबर हमें पता चल गया। अब हमें पता चल गया, अब हमें देखना ये है कि टॉप 10 टॉप सेलर जो है ना, जो हमारा कंपटीटर, जो नंबर 2 लिस्टिंग थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो लिस्टिंग थी सबसे ज्यादा यूनिट सेल कर रही है पर डे,
वो कितने सेल कर रहा है, तो हमने सिमिलर फॉर्मूला लगाया सिर्फ उस लिस्टिंग के साथ, हमें पता चला कि 65.6 यूनिट्स पर डे वो अकेला 5 से 6 दिन के अंदर सेल कर रहा है। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट, दिस सीम्स टू बी एन अमेजिंग प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस अगर हम उसकी पोजीशन के ऊपर चले आते हैं तो वी कैन आल्सो सेल 60 यूनिट्स अ डे एज वेल। गुड इनफ, गुड टू गो। अच्छा, अब हमारे आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन पॉइंट क्या है कि कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस किस तरीके से करना है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इस प्रोडक्ट की हमने सोर्सिंग मालूम करी कि इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस हमें क्या पड़ रही है। आप लोग को और जूम करके दिखा देता हूँ रिगार्डिंग दिस, ताकि आप लोग को इजी हो जाए। ये देखिएगा, इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस हमें पड़ी है 45 रुपीज। गुड है। इस प्रोडक्ट की बेस्ट सेलिंग प्राइस है 105। बेस्ट सेलिंग प्राइस कौन सी, जो ये सेकंड सेलर सेल कर रहा है। इससे हमें पता चला कि भाई बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या है। ऑब्वियसली वो बेस्ट सेलिंग इस वजह से है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी से बाय कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब हमने देखा यहाँ पे कि दराज का कमीशन है 3.6%, 3.4%। ओके फाइन, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे लिखा है 105। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस का 3.4%। सेलिंग प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इसका जब हम 3.4% निकालते हैं तो ये आ जाता है 3.57। ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, सॉरी कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस हो गई 3.57। अच्छा, ये प्रोडक्ट छोटी है तो इस वजह से इसके जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो 49 रुपीज होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 ग्राम से कम की प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना है, तो इसके डिलीवरी चार्जेस जो है वो 49 रुपीज होंगे। फ्लायर कॉस्ट ये 7.5। अच्छा, अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, वैट। वैट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। दराज का वैट लगता है शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी कॉस्ट, शिपिंग चार्जेस सेम है, दराज कमीशन एंड रेफरल फी। इसके अंदर रेफरल फी ऐड नहीं है, तो मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ। अच्छा, दराज की रेफरल फी होती है 1.25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो हम फौरन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया रेफरल फी, ठीक है। अच्छा, अब हमने वैट कैलकुलेट करना है। वैट किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, जि, जिस जिस चीज के पैसे दराज चार्ज कर रहा है उन उन चीज के ऊपर वैट लगेगा। फॉर इंस्टेंस कि दराज का कमीशन वन थिंग, डिलीवरी चार्जेस टू थिंग एंड रेफरल फी थर्ड थिंग। इसके अंदर क्या, इसके इसको आप प्लस करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय, इससे आपको वैट पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर वैट कितना लग रहा है, ठीक है। अब अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये 45 सोर्सिंग प्राइस जो हमारी है, उसके ऊपर दराज कमीशन, उसके ऊपर हमारा फ्लायर कॉस्ट, इसमें रेफरल फी भी ऐड करनी है। ओके फाइन, मैं कर देता हूँ रेफरल फी ऐड, ठीक है, एंड वेट। ये चार चीजें मिला के, 4 से 5 चीजें मिला के हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है इस प्रोडक्ट के ऊपर 45 rupees for the sourcing price, Daraz commission 3.57, flyer cost 7.5, referral fee 1.31, VAT 7.004। इन सब चीजों को हमने प्लस किया, हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मालूम करने के लिए टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना है सेलिंग प्राइस से। किस तरीके से, मैं आप लोगों को अगेन करके दिखा देता हूँ। सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमारा आ गया 40%, ठीक है। अच्छा, 40 रुपीज, सॉरी 40 रुपीज। अच्छा, इसकी परसेंटेज जब हम मालूम करते हैं, वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। परसेंटेज मालूम करने के लिए सिंपली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी आ गई प्रॉफिट मार्जिन। 38% प्रॉफिट इन दिस वेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। 60 यूनिट्स अ डे एवरेज टॉप सेलर सेल कर रहा है, उसके अलावा 38% प्रॉफिट है। अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। ये हो गया हमारी कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि बजटिंग किस तरीके से करनी है। बजटिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमें 30 डेज की इन्वेंट्री कितनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमें टॉप 10 सेलर्स के अंदर रहना है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई 14.2 दैट इज रफली अराउंड 14.5, या लेट्स से वन अबव रख लेते हैं, 15 यूनिट्स अ डे हमारे सेल हो रहा है। तो हमें इन्वेंट्री बाय करनी होगी 15 यूनिट्स के हिसाब। 15 यूनिट्स के हिसाब से 45 रुपीज हमारी सोर्सिंग प्राइस, और 45, सॉरी होल्ड ऑन अ सेकंड। अच्छा, हमें इन्वेंट्री पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इन्वेंट्री कितनी चाहिए हमें। तो 15 यूनिट्स के हिसाब से हमें 30 डेज की इन्वेंट्री चाहिए। तो 15 यूनिट्स, तो हम सिंपली कर लेंगे 15 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। ये हमारा आ गया 450 यूनिट्स नीडेड फॉर अ मंथ टू स्टे इन विद इन दिस मार्केट, टू स्टे इन दिस विद इन दिस प्रोडक्ट। अब हमें मालूम कर लेते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। वो कैसे मालूम करेंगे? हमें जितने महीने की इन्वेंट्री चाहिए उसको हम सोर्सिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल। 450 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सोर्सिंग प्राइस, दैट्स 45। 20,250 की हमारी टोटल इन्वेंट्री पड़ेगी। ओके। अच्छा, अब हम ब्लीडिंग कॉस्ट की बात करते हैं कि हमें ब्लीडिंग कितनी चाहिए होगी इस प्रोडक्ट के अंदर। ब्लीडिंग एक्चुअली इन अदर टर्म्स कहा जा सकता है कि रैंकिंग करने के लिए हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। अच्छा, अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करते हैं कि दराज का एल्गोरिथम हमें बताता है कि 10 डेज तक हमने ब्लीड करना है। 10 डेज के बाद जो प्रोडक्ट रैंक होती है। फॉर इंस्टेंस अगर आज मैं 15 यूनिट्स पर डे के हिसाब से रैंकिंग स्टार्ट करता हूँ अपनी, तो उसके बाद मुझे वो 15 यूनिट्स के हिसाब से डेली मैच करना पड़ेगा टिल अबाउट 10 डेज, तो जाके मैं रैंक होऊंगा अमंग द टॉप 10। तो इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ब्लीडिंग हमें कितने यूनिट्स करने, 15 यूनिट्स के हिसाब से फॉर 10 डेज 150 यूनिट्स हमने ब्लीड करेंगे, तो जाके हम टॉप 10 पोजीशंस के अंदर बैठे हुए होंगे। मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ टॉप सेलर की, टॉप, क्योंकि टॉप अगर टॉप पोजीशन पर हमें चाहिए तो हमें 65 यूनिट्स पर डे के हिसाब से ब्लीड करना होगा, और हमने इन्वेंट्री भी उसी तरीके से बाय करनी होगी। मैं भी ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं कि बेस्ट हम हमारी ब्लीडिंग कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, ब्लीडिंग कॉस्ट हमें मालूम करने के लिए हमें इस बात का अंदाजा रखना है कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो। हम सेलिंग प्राइस कोशिश करते हैं ताकि हमारी ब्लीडिंग कॉस्ट कम हो। हम कोशिश करते हैं कि हम उस प्राइस के ऊपर ब्लीड करें जिस प्राइस के ऊपर हमें ज्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो, कम प्रॉफिट हो रहा हो। फॉर इंस्टेंस अगर इसकी प्रोडक्ट की प्राइस 105 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि 90 रुपीज के ऊपर मुझे अभी भी 29% प्रॉफिट हो रहा है, तो आई कैन एक्चुअली गो डाउन एज वेल, लेट्स से 75। I'm still getting 12 rupees of profit. Let's go down 65, 4 rupees. तो जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मतलब हमें ये देख रहा है कि प्रॉफिट पर यूनिट हमें 2 रुपए आ रहा है और 4% प्रॉफिट है ये। वी डोंट केयर, वी डोंट एक्चुअली केयर। बट हमें ये पता चल गया है कि 65 रुपीज के ऊपर हमें जो है हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट्स अ ब्रेक इवन। गुड है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई ब्लीडिंग कॉस्ट हम अगर 65 रुपीज के हिसाब से 150 यूनिट्स ब्लीड करते हैं तो हमें क्या पड़ेगा। तो लेट्स से 150 मल्टीप्लाई बाय 65, 9,750 रुपीज हमारी ब्लीडिंग कॉस्ट होगी, विद रिगार्ड्स, जिसके अंदर फ्लायर भी इन्वॉल्व है, सब चीजें इन्वॉल्व है। 9,750 ब्लीडिंग कॉस्ट होती है हमारी। इसको वापस चेंज कर देता हूँ टू 105 जस्ट फॉर यू टू गेट टेक एन आइडिया। ओके।
अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि ये इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी हो रही है हमारी। एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, अब हमें पता चल गया है कि हमें हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट, हमें इन्वेंट्री कितनी चाहिए, हमें हमारा टोटल बजट कितना रिक्वायर्ड है इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए, हमारी ब्लीडिंग कितनी होने वाली है, और ये कितना होने वाला है। अच्छा, इसके सामने जब मैं ऑल दोस वीएस के लिए बात कर रहा हूँ कि इसके सामने हम किस तरीके से अगले को जब समझाना होगा तो क्या लिखेंगे। सो दिस इज एक्चुअली 15 यूनिट्स पर डे, 30 डेज। जब अगले को हमने समझाना होगा तो हम सिर्फ यही कहेंगे 15 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 30 डेज की हमने इन्वेंट्री कॉस्ट मालूम की है। अच्छा, हमने इस ब्लीडिंग कॉस्ट के अंदर भी यही चीज लिख लेंगे, 15 यूनिट्स पर डे, 10 डेज। इससे हमें ये पता चल गया, अब हम जब ये पूरी शीट लोगों से शेयर कर रहे होंगे विद रिगार्ड्स कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट ट्रैक रिपोर्ट है, हाउ दिस इज हाउ वी आर ट्रैकिंग दिस प्रोडक्ट, ये हम पूरी की पूरी शीट अगले को दिखाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ हुआ तो आप हमारे जिस तरीके से हमने ये किया है तो टू बी डिस्क्लोज, आप प्रोडक्ट नहीं बताओ लेकिन आप ट्रैक रिपोर्ट पूरी दिखाओ। These stats are completely based on proper track report, proper numbers and proper analysis. इसके अंदर अब कोई भी एस्टिमेटेड काम नहीं हो रहा। आज से पहले की बात है, जब मैं देखता था कुछ लोगों की ट्रैक रिपोर्ट्स के अंदर एस्टिमेटेड 10 डेज सेल, एस्टिमेटेड ये, एस्टिमेटेड वो, ये सब अब खत्म हो गया। सून इनफ टूल्स भी आ रहे हैं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। बट फॉर राइट नाउ दिस इज द बेस्ट अप्रोच, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गो फॉर। आपके अंदर, आपके पास इसका लॉन्च बजट आ गया है, इसके अंदर आपका इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई है, आपके आपको ट्रैक रिपोर्ट पता चल गई है, आपको ये पता चल गया कितने यूनिट्स ब्लीड करने हैं, सब चीजें पता चल गई हैं। दिस इज हाउ यू आर डूइंग कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस एंड द बजट शीट। अच्छा, इसके अंदर लॉन्च बजट के अंदर मैंने दो तीन चीजें ऐड नहीं की, वो ये है कि आपका वीए जो है वो कितने चार्जेस ले रहा है और क्या बात हो रही है, उसके कितने डिमांड है एंड ऑल, वो आप लोग खुद नेगोशिएट करोगे एज एन इन्वेस्टर। वो आप लोगों का और आपके वीए का मैटर है, वो इसलिए उस बात को वो आप लोग खुद डील करो। अच्छा, अब हम चलते हैं उस बात की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। Why is it recommended to stay below the range of 400 rupees? मसला है पाकिस्तान के अंदर ये कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो प्रोडक्ट बाय कुछ करते हैं और रिटर्न कुछ और कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वॉलेट सेल कर रहे हो तो जो लोग बाय करेंगे वो अपना पुराना वॉलेट डाल के आपको रिटर्न कर देंगे। अगर हम 400 रुपए से ऊपर की किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, फॉर इंस्टेंस 1000 रुपए की या 1500 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा ना, वो अकेला, अगर एक गलत रिटर्न, फेक रिटर्न आ गया तो आपकी इन्वेंट्री भी गई, आपको दराज के ऊपर लॉस भी हो रहा है, आपको रिफंड भी करना है, आपको दराज पिनलाइज भी कर रहा है। 400 रुपए की जो कम की प्रोडक्ट है, यूजुअली बायर की मेंटालिटी इस तरह से होती है कि यार छोटी सी तो प्रोडक्ट है, क्या हो जाएगा, कितने पैसे थोड़ी ना जाए हुए हमारे, छोड़ दो। आइदर अगर आपकी प्रोडक्ट खराब हो तो वो बोल देगा छोड़ दो, या फिर अगर रिटर्न आ भी जाता है फेक तो वो ऐसा नहीं होगा कि 10-15 प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन वो खा रहा हो, सिर्फ एक आध प्रोडक्ट का वो प्रॉफिट मार्जिन खाएगा, मुश्किल से मुश्किल 2-3 का खाएगा एंड विल बी बैक ऑन ट्रैक अगेन। इसलिए हम कहते हैं कि 400 रुपए की प्रोडक्ट से कम में काम करना है। सनी भाई ने भी हमें यही रिकमेंड किया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई 1000 रुपए या 1500 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर काम करना जरूरी है एंड ऑल एंड ऑल। नहीं करना है, लिटरली नहीं करना है। अगर एक आध रिटर्न भी आ गया और उसके बाद आपने आपके प्रॉफिट अगर वो फेक रिटर्न हुआ तो बहुत मसले हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने तीन फैक्टर्स एनालाइज कर लिए, हाउ टू सेलेक्ट अ वायबिलिटी, जो कि हमने पीछे देखा, व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू गो टू स्टे बिलो 400 रुपीज। अब हमने ये देख लिया बजटिंग किस तरीके से करनी है, हमने कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करना है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा रिगार्डिंग के विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट रिकमेंडेड। दराज के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इस कैटेगरी में काम ना करो या इस कैटेगरी में करो, ठीक है, मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। दराज इज द होल मार्केट एंड डू एनीथिंग यू लाइक, लिटरली एनीथिंग यू लाइक। लेकिन मैं कुछ चीजें कहूंगा। अभी जो मैंने आपको कहानी बताई ना कि लोग फेक रिटर्न्स करते हैं, वो यूजुअली करते हैं मैन। मेंस आराम से घूम फिर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। वो
होता ये है कि एक पुराना वॉलेट खराब हो गया मेरा, फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये वॉलेट रखा हुआ है, ठीक है, ये खराब हो गया, कोई भी जाएगा, मैं दराज से बाय कर लूंगा, उसके बाद वो नया आएगा, पुराना वाला डाल के मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। आप एज अ सेलर दराज से लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, दराज विल नॉट केयर एट ऑल। दराज बोलता है कि भाई मुझे प्रूफ दो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप ये करोगे कि भाई हर दफा वीडियो बना रहोगे पैक करते हुए, और उसके बाद छोड़ डिलीवर करते हुए, जब आप रिटर्न आएगा, फेक रिटर्न आएगा, आप उस वक्त भी वीडियो बनाओगे, फिर दराज से कंप्लेन करोगे, दराज से लड़ोगे लड़ोगे लड़ोगे, टाइम जाके 10-15 दिन बाद दराज आपका केस रिजॉल्व करेगा, वरना तो वो भी गए। इस मेहनत से बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई मेंस कैटेगरी के ऊपर काम ही नहीं करो। जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा मेंस इंटरेस्टेड है उसके ऊपर काम नहीं करो। फॉर इंस्टेंस मेंस रिंग हो गई, मेंस वॉचेस हो गई, मेंस वॉलेट हो गए, जो भी स्पेसिफिकली टारगेटेड टू मेंस होगा ना, उसके ऊपर तो आप करो ही नहीं। आप रहो उस नीश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन, माय माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट नीश। होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वुमेन ज्यादा यूज करती हैं मेंस से, एंड मेंस भी यूज कर लेते हैं, बट वुमेन्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स। उसमें होता ये है कि वुमेन्स जो है पाकिस्तान की, वो ज्यादा बाहर जाती आती नहीं है, ठीक है, चंद जाती आती भी हैं, वो उन लोगों को पता नहीं है कि रिटर्न्स किस तरीके से करना है, क्या होना है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो लोग भी सीख जाएंगी, बट फॉर राइट नाउ वुमेन्स के ऊपर प्रेफर हम किया जाता है। होम एंड किचन के ऊपर हमें प्रेफर किया जाता है। वुमेन स्पेसिफिकली वुमेन्स भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर साइज वेरिएशन और कलर वेरिएशन के बहुत इश्यूज आ जाते हैं। होम एंड किचन इज द आइडियल। उसके अलावा सिमिलर टू दीज काइंड ऑफ निशेस, सिमिलर, फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हैंगर की बात कर लेते हैं। कोई से भी किस्म का हैंगर हो, गुड प्रोडक्ट, क्यों मेन भी यूज कर रहे हैं, वुमेन भी यूज कर रहे हैं, रिटर्न नहीं आता, सस्ती प्रोडक्ट्स हैं। नेल कटर सस्ती प्रोडक्ट है, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, 50 रुपए की प्रोडक्ट आप बेच लो, नेल कटर बेच लो, अगर खराब भी गई तो अगला बोलता है कोई बात नहीं, 50 रुपए की तो है, रिटर्न नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है। चंद होती हैं एक आध, वो जाती हैं दराज के ऊपर कंप्लेन करती हैं, जाके दराज हक के ऊपर सामान छोड़ती हैं रिटर्न का, और सब चीजें होती हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमने स्पेसिफिकली टारगेटेड मैन के ऊपर काम नहीं करना है। मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप वॉशरूम के अंदर रहो, आप किचन में रहो, आप होम में रहो, आप गार्डन में रहो, आप कार में रहो। कार भी इतना नहीं प्रेफर किया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि इसके अंदर बहुत सारे साइज वेरिएशन आ जाते हैं। ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट के ऊपर साइज वेरिएशन हो या कलर वेरिएशंस बहुत सारे हो, 3-4 से ज्यादा हो, और ब्रेकेबल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इसके ऊपर तो हम एज एन ईसी कभी रिकमेंड नहीं करते। हम अमेज़न के लिए नहीं करते, पाकिस्तान में क्यों करेंगे? दराज के लिए क्यों करेंगे? दीज़ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स। इख्तिताम करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।